हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी को ये सूचना देने आया हूं कि आप लोगों को सटीकता के साथ कैसे जानकारी प्राप्त करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपने शिक्षकों के बारे में सही तथ्य फैक्ट अवलोकित करके संस्थान से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। और यदि नए भी जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि सिर्फ हम यूं ही कुछ जानकारी प्राप्त कर ले, तो यहाँ भी आपको वो सुविधा भी उपलब्ध कराया गया है ताकि हम लोग आपके प्रति ईमानदार हों। लेकिन यदि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यकीनन तौर पर जुड़ना होगा ताकि आपके तमाम कंफ्यूजन को दूर करके सटीकता के साथ जानकारी दें। देखिए, बिहार IITI की आगे की क्लास कैसे करना है, जनरल नॉलेज के बारे में तमाम जानकारियां आपको इसमें उपलब्ध कराई गई है। देखिए, ये तमाम आपका वीडियो है, इस वीडियो को देख करके आप देख सकते हैं कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो कितना सरल और कितना सही भाषा में आपको बतला रहे हैं। आपको यदि ज्ञान ऐप पर जुड़ना चाहते हैं ताकि आप अपने नॉलेज को ब्रीफ करके सफलता का मार्ग को सुनिश्चित करें, तो यहां पर आपको देखिए थोड़ा सा मामूली आपको भुगतान करना होगा, जिसे आप गुरु दक्षिणा मानकर चलें, या किसी प्रकार का कोई भी आप प्रोडक्ट प्राप्त करते तो उसके लिए कुछ न कुछ भुगतान करना होता है। और उसके लिए यदि इंडिविजुअल पढ़ना चाहें 380 रुपया, मैथ साइंस और जीके पढ़ना चाहें 1050 रुपया। लेकिन ये फी केवल और केवल होली तक के लिए है। होली के बाद जब आपका कोचिंग खुलता है तो इस फी में वृद्धि हो जाएगी। ये एक ऑफर है, होली ऑफर इसे समझ सकते हैं। यदि इसका लाभ उठाते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, और यदि लाभ दुर्भाग्य से नहीं उठा पाते हैं और फिर आपको पछताना ना पड़े, इस बात को ध्यान रखना है, नहीं तो फी में वृद्धि होने की संभावना है। हेल्पलाइन नंबर है, जहां आपको किसी प्रकार की समस्या होती है ऐप खोलने में, एडमिशन लेने में, या जो पढ़ाया गया उससे संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करने में, तो इस नंबर से आप पूछ सकते हैं। शायद निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है? अस्थिर पूंजी को चल और अचल पूंजी का दो विभाजन है। अचल पूंजी घर, मकान, खेत, कार, बंगला, ये सब जो होता है, मशीन, ये सब अचल पूंजी है जिसको आप लगातार टुकड़े टुकड़े में नहीं बांट सकते हैं। और अब यहां पर आप देखिए उपकरण, किसको भी काम करते हैं तो कोई मशीनरी होती है, खेती करते हैं ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर मशीन है, तो वो आपका आया। देखिए रुक गया कहां पर, मोहित यादव जी, आप जमुई क्षेत्र के हैं, सिकंदरा के हैं, नाम सिकंदरा से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो फिर उदासी का कारण क्या है? सिकंदरा जमुई क्षेत्र जो है वैसा तो उदासी का वो जगह है नहीं। चारों ओर पर्वत से घिरा हुआ रमणीक प्रदेश है, पेड़ पौधे हरियाली बड़े पैमाने पर वहाँ उपलब्ध हैं। तरहारी के पास सिकंदरा में गर्म जल का झरना भी उपलब्ध है, इसलिए वहाँ तो उदासी का वो क्षेत्र है ही नहीं। वो तो खुशनुमा माहौल वाला, हाँ थोड़ी सी नक्सलवाद वहाँ कुछ प्रभावित है, लेकिन शेष जो है वह काफ़ी रमणीक, नदी, पर्वत, पठार, झील से भरा हुआ वो क्षेत्र है, और उपज भी काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए, और आप नालंदा से हैं, नालंदा यकीनन तौर पर अतीत काल से भारत को पूरी तरह एक सूत्र में बांधने वाला वो नालंदा ही था, अर्थात मगध नालंदा का क्षेत्र हुआ करता था। नालंदा शिक्षा का भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जहां विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा आवासीय सुविधा सहित उपलब्ध होता था। बिहार शरीफ जो है, आपको ज्ञात होगा कि बिहार शरीफ में उदंतपुरी बिहार की स्थापना की गई थी गोपाल के द्वारा, और बिहार शरीफ महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। साथ ही वो इस्लामिक धर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो वहाँ पर बड़ी दरगाह है, तो धार्मिक दृष्टिकोण से भी और शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी बिहार शरीफ एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और कृषि कार्य में भी बिहार में सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन बिहार शरीफ के सोहसराय में ही होता है। तो तमाम सुविधाएं आपके पास है। मेरा घर भी जो है वह पड़ता है बरबीघा
शेखपुरा और नालंदा के बॉर्डर पर अवस्थित है। तो 2 जिला के मिश्रण का क्षेत्र है। पोस्ट ऑफिस, डाकघर शेखपुरा जिला और निवास स्थान नालंदा जिला में पड़ता है। 2 जिला के बीच क्षेत्र में हम लोग आते, मेरा घर पड़ जाता है। चलिए, तो उपकरण ट्रैक्टर से लेकर के जो भी है, मशीन, कहीं भी कोई भी काम करते वो भी एक प्रकार का मशीन है। इमारत, मकान, ये अचल संपत्ति होती है। लेकिन मुद्रा, अब आपके पास यूँ देखिए, आपको सर दर्द किया, एक टेबलेट चाहिए, तो आपके पास जो उपकरण है, औजार है, इतने कहिएगा कि ट्रैक्टर का एक नट बेच देते हैं और उसका हम टेबलेट खरीद लेंगे। मशीन का कोई पार्ट पुर्जा बेच करके कलम खरीद लेंगे। घर का ईंटा बेच के 5 ईंटा बेच देते हैं, कलम हो जाएगा। 1 ईंटा मिलता 10 रुपया में। लेकिन रुपया को आप छोटी छोटी जितना टुकड़ा में चाहें, 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, इसलिए रुपया को सबसे तरल, सबसे लिक्विड वस्तु माना जाता है। इसलिए रुपया अचल संपत्ति है, जबकि शेष अचल संपत्ति है। तो आसानी से देखिए, कंसेप्ट बनाइए। तो एक होती है चल और एक होता है अचल संपत्ति। तो रुपया जो है वो चल संपत्ति है और अन्य तीनों अचल संपत्ति है। नीति आयोग शासी परिषद में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं है? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संगठन है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग में तीन पूर्णकालिक मेंबर होते हैं। पूर्णकाल, तो अब अभी नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसका उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अमिताभ कांत, पूर्णकालिक मेंबर डॉक्टर विनोद पॉल, रमेश चंद्र और विजय कुमार शाश्वत। तो 3 पूर्णकालिक मेंबर, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग में अब देखिए, कहीं भी राष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं। नीति आयोग का स्वशासी परिषद में सभी राज्य का मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री या गवर्नर, ये तमाम उसमें शामिल होते हैं। तो आंसर आपका हो गया बी। बड़े आसानी से आप इसको उत्तर लगा सकते हैं। नीति आयोग तो हो ही गया। प्रश्न संख्या 3, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त, पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। यकीनन तौर पर यह प्रश्न बेहद ही इजी है, तमाम को पता होगा कि पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, जो कि 1950 से 1958 तक काम किए। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जो हैं, ये नरेंद्र पाठक करके थे, आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहला भारतीय न्यायाधीश। बेनेगल रामाराव भी अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर काम कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है? म्यांमार अर्थात बर्मा। तो म्यांमार की सीमा कंबोडिया से नहीं मिलती है। इसके अलावा म्यांमार की सीमा बांग्लादेश, भारत, लाओस, चीन से म्यांमार की सीमा मिलती है। लेकिन कंबोडिया से सुनील अरोड़ा वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जो 1950 से 1958 तक शासन किए थे। माने राज क्या कहते हैं, उस पद पर रहे थे, शासन नहीं, उस पद पर रहे थे। छऊ लोक नृत्य कतः उड़ीसा। छऊ जो है ये मयूरभंज छऊ उड़ीसा के रूप में फेमस है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों का लोक नृत्य होता है छऊ। तमाशा, ये लोक नृत्य होता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का लोक नृत्य जो है वो है तमाशा। मलखम लोक नृत्य जो है वो है उत्तर, आपका पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर का। तो मणिपुर का मलखम्ब, महाराष्ट्र का तमाशा, उड़ीसा का छऊ।
निम्नलिखित में कौन सा नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट कब आया विद्यार्थीगण? तो नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। 1928 में साइमन आयोग भारत आया, उसमें किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किए जाने के विरोध में पूरे देश में साइमन कमीशन गो बैक का नारा चला। तब अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दिया कि आप लोग हमारे द्वारा भेजे गए व्यक्ति या आयोग का विरोध करते हैं, लेकिन क्या भारतीय लोग इतना सक्षम हैं कि एक सर्वसम्मत संविधान का प्रारूप को तैयार कर दे? उन्हें क्या चाहिए? तब मोतीलाल नेहरू जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में एक सर्वदलीय आयोग का गठन किया गया, संवैधानिक आयोग, और इनके रिपोर्ट को ही कहा गया नेहरू रिपोर्ट। इन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट दिया, जिसमें भारत को डोमिनियन दर्जा अर्थात अंग्रेज कानून तो बनाए लेकिन लागू करने का उत्तरदायित्व भारतीयों को दे, जिसे बोलते हैं औपनिवेशिक राज का दर्जा दिया जाना मांगा गया। एकात्मक तथा लोकतंत्र, भारत में एकात्मक व्यवस्था हो जहां केंद्र से समूचे राज का शासन हो और जनता के द्वारा चुना गया शासन हो, यह भी मांग किया गया। जो सरकार बने वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बने, लेकिन पृथक निर्वाचक 1909 मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इन्होंने मुसलमानों को अलग से निर्वाचन देने की जगह संयुक्त निर्वाचन का प्रावधान की मांग किया था। तो काजल कुमारी जी आपका उत्तर, शालिनी जी तमाम ने उत्तर जो दे दिए हैं, शालिनी से लेकर के तमाम उत्तर ए ही दिए हैं, जो कि उत्तर गलत है। उत्तर आपका बी है, और दुर्भाग्यवश किन्हीं ने भी उत्तर बी नहीं दिया है। यकीनन तौर पर प्रश्न जो है थोड़ा कठिन था, लेकिन उतना भी कठिन नहीं था कि कोई विद्यार्थी उत्तर ना दे सकें। और मैंने बिहार पुलिस से लेकर अन्य जगह इसलिए बराबर कहे कि एक दूसरे से जुड़े रहिए। बिहार पुलिस का विद्यार्थी यहाँ भी यही है, यहाँ का विद्यार्थी बिहार पुलिस में दोनों का लेवल जो है ये मैट्रिक लेवल का है। ITI और बिहार पुलिस, तो दोनों के प्रश्न में काफ़ी साम्यता होगी। जितना अधिक जुड़िएगा, जितना अधिक सीखिएगा, जितना अधिक पढ़िएगा मुझसे, उतना ही आपको लाभ होगा। यकीनन तौर पर इतना बेहतर तरीके से तमाम विकल्प का बेहतर तरीके से समझाने वाले बड़े ही गिने चुने शिक्षक आपको उपलब्ध होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? विद्यार्थीगण, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध दोनों में बहुत बाद में शामिल हुआ है। जब जापान ने जापान के हिसाब से तारीख 8 था, 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के हवाई द्वीप पर अवस्थित पर्ल हार्बर पर बमबारी करके अमेरिका के अनेक लड़ाकू अमेरिका के विमान को नुकसान पहुंचाया। तब इससे नाराज होकर 19 दिसंबर 1941 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, और यहीं से जापान, जर्मनी और इटली की पराजय की कहानी लिख दी गई। जब तक अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं था, मित्र राष्ट्र लगातार कमजोर पड़ रहा था और धुरी राष्ट्र लगातार आगे बढ़ रहा था। तो यहां पर जो है आंसर जाता है 1941। 1939 से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1941 में अमेरिका का प्रवेश होता है और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। 1939 से 1945 तक। चलिए देखिए, तमाम का उत्तर भी सही है। ऑनलाइन एग्जाम होगा ऐसा तो अभी तक कोई सूचना नहीं है विद्यार्थीगण कि ऑनलाइन एग्जाम होगा ITI का या ऑफलाइन। ऐसे बिहार का तो एग्जाम अभी तक ऑफलाइन ही होता रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। ऐसे यदि इसकी कोई नई जानकारी मिलेगी तो यकीनन तौर पर आपको उसकी सूचना दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये उस वक्त का एकदम करंट क्वेश्चन था, तो ये है आंसर है 2019।
अलग अलग वर्ष को यदि आप देखें, क्योंकि हर समय जो है इस प्रकार का वर्ष बदलता है, तो 2017 जो बीता हुआ है, खैर इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, ये है पर्यटन को बढ़ावा देने का वर्ष, तो ये खैर अब अनुपयोगी हो गया है। 2020 ये क्वेश्चन के रूप में रह सकता है, नर्स और दाई जो सेवा करती है, बीमारियों का चिकित्सकों की सहायता करती है, तो नर्स और दाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 को घोषित किया गया है। मोहित जी, मैंने बताया कि अब तक के इसके बारे में कोई सूचना नहीं है कि इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा। इसे बिहार में ऑनलाइन एग्जाम बहुत कम ही होता है, जब सूचना दी जाएगी। चलिए 2019 और 2022 यह है मत्स्य पालकों के लिए ये वर्ष होगा, तो ये दोनों जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी होगा, इसलिए इसे याद रखना है। तो आपका करेंट घटनाक्रम तब का और वर्तमान में दोनों को साथ लेकर अध्यापन का काम करना है, ताकि कोई कठिनाई नहीं हो। निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरे का किला का निर्माण करवाया गया? अकबर एक महान निर्माता भी था, इसने आगरा का किला के अलावा लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और नई राजधानी फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया। लाहौर का किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और नई राजधानी फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती का मकबरा का निर्माण करवाया। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने लाहौर का बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। जहांगीर के शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण इमारत है, इसकी पत्नी के द्वारा अपना अर्थात इसका ससुर इतमाद उदौला का मकबरा। मूर्ति पूजा का आरंभ इतिहास के पन्नों पर आप पढ़ते हो हड़प्पा काल। हड़प्पा काल में मातृदेवी की प्रतिमा, भगवान शिव पशुपति महादेव के रूप में भगवान शिव की उपासना। तो भारत में अतीत काल से ही जब हम सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, उस वक्त से मूर्ति पूजा होती थी। भगवान शिव को आदि देव कहा गया है। यहाँ देखिए पूर्व आर्य काल, मतलब पूर्व मतलब पहले, आज का काल हुआ वैदिक काल, तो वैदिक काल के पहले ही भारत में मूर्ति पूजा होती थी। इतिहास के पन्नों पर आप पढ़ते हो कि मोहनजोदड़ो से एक मुहरे मिला, जिस पर एक सन्यासी की आकृति है जो जटा बांधे हुए है, जिसके सर पर नाग सांप फन फैलाए हुए है, उसे कहते हैं, नाम दिया गया पशुपति महादेव। सबसे ज्यादा जो मूर्ति मिला वो है भगवती देवी अर्थात माँ दुर्गा की पूजा करते थे, तो मूर्ति पूजा होती थी पूर्व हड़प्पा। और वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा या मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है। उस मूर्ति का निर्माण फिर कुषाण काल में गंधार कला, यूनान कला के रूप में मूर्ति निर्माण शुरू हुआ। गौतम बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्ति बना वह कुषाण काल में, ऐसे पहली मूर्ति बनी थी मथुरा काल में। चलिए अभिषेक गिरी जी, एकदम सही उत्तर आपने दिया है, विलंब से जुड़े लेकिन उत्तर पूर्णतः सही दिए हैं, बधाई हो आपको। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध कहते हैं निर्वाण, तो जीवन काल में, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति, सत्य का बोध हो जाना, निर्वाण की प्राप्ति जीवन काल में, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है, जिसे हिंदू धर्म में कहा गया मोक्ष, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाना, उसे ही बौद्ध धर्म में कहा गया महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु। तो अब आप यकीनन तौर पर उत्तर दे सकते हैं, किन्हीं विद्यार्थी को अब कोई कठिनाई नहीं होगी। लुम्बिनी, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। कुशीनगर में इनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे बोधत्व के नाम से जाना गया, पीपल वृक्ष के नीचे। यकीनन तौर पर क्वेश्चन जो है कुशीनगर, चलिए उत्तर दिए हैं अभिषेक गिरी, बधाई हो अभिषेक गिरी जी, आपने एक बार पुनः एक्यूरेसी के साथ कम समय में आपने उत्तर दिया है। पहले भी मैंने कहा कि आप इसी प्रकार अपने ज्ञान को
संजोग करके रखिए, ज्ञान को इसी प्रकार विकसित कीजिएगा तो यकीनन तौर पर सफलता सुनिश्चित है आपका, उसे कोई नहीं रोक सकता है। गुरु अर्जुन देव, आपको ज्ञात होगा कि सिख के 5वां गुरु अर्जुन देव को अकबर का पुत्र अर्थात जहांगीर ने इसलिए मृत्यु दंड दिया क्योंकि उन्होंने उसका विद्रोही बेटा खुसरो को समर्थन दिए थे, आशीर्वाद दिए थे। अब यहां विकल्प जो है, चूंकि ये समकालीन है तो ऐसे प्रश्न पर थोड़ी सी कठिनाई होती है क्योंकि वो अकबर के भी समकालीन थे। जहांगीर ने उसकी हत्या किया, इसलिए उत्तर यहां जहांगीर होगा क्योंकि 1606 में जहांगीर ने उनकी हत्या कर दिया। ऐसे इसका वास्तविक उत्तर जो है आपका, चूंकि जहांगीर ही बोर्ड माना था, लेकिन यहां पर अकबर भी उत्तर हो सकता है, उसको समकालीन, जैसे हम और आप समकालीन हैं। हम नरेंद्र मोदी के समकालीन हैं, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के समकालीन हैं, मनमोहन सिंह के समकालीन, मैंने सम मतलब बराबर, एक काल में, अर्थात दोनों एक काल में रहे हों, एक काल में काम किए हों। तो जहांगीर काल में तो 1606 में उनकी हत्या की गई, तो स्पष्ट है कि उनके काल में था, लेकिन वह ऐसा नहीं था कि एक वर्ष में हत्या कर दिया गया था, तो पहले वो अकबर के काल में भी रह चुके थे। शाहजहां काल में हो नहीं सकते हैं, बाबर के काल में है नहीं, तो विकल्प यहां पर ऐसा है कि बी और डी, लेकिन चुनना चूंकि हत्या इनमें की गई है इसलिए उत्तर आपका यही होगा। जय हिंद गौरी शंकर जी, जय हिंद। 1857 स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, तो बहुत लोगों का मानना है कि 1857 की क्रांति एक सुनियोजित क्रांति थी जिसके लिए 21 मई की तारीख निर्धारित था, लेकिन सैनिकों के अति उत्साह कारण 10 मई को ही विद्रोह की शुरुआत हो जाती है, जिसके कारण यह विद्रोह असफल रहा क्योंकि उस वक्त दूर संचार का कोई माध्यम नहीं था, आवागमन की सुविधा नहीं थी, तो समय से पूर्व विद्रोह का हो जाना विद्रोह की असफलता का एक कारण माना जाता है। तो अब है कमल और ब्रेड। चलिए अभिषेक रंजन जी, बधाई हो। आशुतोष रंजन जी, आपने सबसे पहले और पूर्णतः सही सटीक उत्तर दिया है। तो कमल और रुमाल के एक दूसरे को भेजते थे राजा, यदि उसे स्वीकार कर लिया गया मतलब विद्रोह के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो आपका उत्तर पूर्णतः सही है, आप बधाई के पात्र हैं। क्वेश्चन आसान नहीं था लेकिन आपने पूर्णतः सही उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद आपको। ये कमल और सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र अर्थात वैसा पत्थर जिस पर कई प्रकार की अलंकरण है, कई प्रकार की उस पर फिगर बनाया गया है, तो ऐसा अशोक का जितना भी स्तंभ रहा है, चाहे लौड़िया अरेराज, लौड़िया नंदनगढ़, सभी सपाट रहा है। उसके ऊपर में सिंह स्तंभ है, लेकिन ऊपर में कमल का फूल की आकृति है, लेकिन समूचे पत्थर जिस पर नक्काशी किया हुआ हो ऐसा सिर्फ एक जगह मिला है, वो है कंगनहल्ली। कंगनहल्ली कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है? तो गुजरात में जूनागढ़ में है। तो ये आपका आंसर। अजंता की गुफा का निर्माण मूलतः मौर्य काल के बाद हुआ है, उसका बकाटक वंश और गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ है। अमरावती में अशोक ने, जो ही आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची में भी अशोक ने स्तूप, स्तूप मतलब क्या होता है? जहाँ बौद्ध धर्म के अवशेष को रखा गया हो। तो यहाँ पर ये आंसर आपका है सी। क्वेश्चन कठिन था, इसमें कोई संदेह नहीं, ये क्वेश्चन का कठिन था। और उत्तर अभिषेक रंजन जी, आशुतोष रंजन जी, आपने उत्तर दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अठारह की स्वतंत्रता संग्राम। तो ये क्वेश्चन संख्या 15, चीन में लाल क्रांति माओ त्से तुंग, माओ त्से तुंग के नेतृत्व में वर्ष 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई, जहां साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की शासन की इसकी शुरुआत होती है। और साम्यवादी शासन व्यवस्था में वहां का जो पहला राष्ट्रपति बना वो था च्यांग कोई शेक।
च्यांग काई शेक, वो लाल क्रांति के पश्चात पहला राष्ट्रपति बने। लाल क्रांति का नेतृत्व किया था माओ से तुंग, इसलिए उनके विचारधारा को मानने वाले को माओवादी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपति की पद और गोपनीयता की शपथ अनुच्छेद 60 के आधार पर, अनुच्छेद 60 के आधार पर राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ ग्रहण होता ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोई अलग से शपथ नहीं लेता है। कृष्ण कुमार ऑल्सो लॉस्ट, ही कौन है भाई? कृष्णा कुमार क्या लिख रहा है? गौरी शंकर जी क्या आप लिख रहे हैं? दोस्त है कृष्णा कुमार, तुम कहां से हो? ऑल्सो लॉस्ट पूछ रहे कुछ ही। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थान रावी नदी किनारे स्थित है? अब देखिए लोथल, लोथल किसके नदी किनारे है? लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पर। सिंधु चनहुद्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर सर्वप्रथम इस सभ्यता की खोज हड़प्पा में ही दयाराम शाहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1921 में किया गया। 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इतिहासकार पीगट ने इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी बतलाया है। तमाम का उत्तर डी है। यकीनन तौर पर सही प्रश्न जो है ना कठिन था ना ही आसान था, मध्यम प्रकृति का क्वेश्चन था और तमाम सभी उत्तर सही दिए हैं। सभी को एक बार फिर से बधाई हो। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक लड़ा गया, जिसमें नेतृत्व कर रहा था हैदर अली। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक हुआ। इसमें 1782 तक हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान युद्ध किया। और तीसरा युद्ध जो हुआ 1790 से 1792, जिसमें टीपू सुल्तान अंग्रेजों से पराजित हो जाता है। यहां पर हैदर अली को विजय मिलती है। यह युद्ध और निर्णित रहता है और यह युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ। और चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान मैसूर के किला के दरवाजे पर लड़ता हुआ शहीद हो जाता है। उत्तर दिए हैं थर्ड अभिषेक रंजन, पहला उत्तर उनका है। उसके पश्चात शालिनी कुमारी, आपका उत्तर गलत है। तो एकमात्र उत्तर अभिषेक रंजन जी दिए हैं। पहला उत्तर बधाई हो आपको कि आपका उत्तर पूर्णतः सही है। और फिर निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य, भू मतलब जमीन, दृश्य मतलब जो दिखता है, भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है, अर्थात प्रवाहित होने वाला जल से नहीं होता है। फायरमैन का क्लास के लिए अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। बिहार पुलिस की क्लास चल रही है। अब वहां देखिए नदी युवावस्था में भी आकार की घाटी का निर्माण करता है। नदी जब पर्वतीय ढाल से तीव्र गति से नीचे उतरता है तो इस प्रकार की घाटी भी आकार घाटी बनती है। विसर्प नदी जब वृद्धावस्था में होती है तो नदी सांप के आकार का आरे तिरछे होकर प्रवाहित होती है। गड्ढा इसे गौज कहते हैं। नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तीव्र धारा के साथ जब धरातल को काफी काट देता है, आई आकर घाटी बनता है, उसे गड्ढा कहते हैं। लेकिन यहां देखिए हिमोर, हिम इसमें क्या है? हिम, हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ से बना हुआ आकृति। तब यहां विकल्प को पढ़िए और विकल्प को पढ़ने के साथ आपको बराबर कहा है कि विकल्प की समीक्षा कीजिए।
विकल्प की रिव्यू कीजिए, विकल्प का परीक्षण कीजिए। हिम मतलब बर्फ, अर्थात जल खत्म हो गया, जल से नहीं बल्कि बर्फ से है। इसके बारे में यदि नहीं भी जानते हैं तो विकल्प का परीक्षण करके पूर्णतः एक्यूरेसी के साथ आप उत्तर दे सकते थे विद्यार्थीगण। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो इसके कारण उत्तर नहीं दे सके। इसलिए अपने दिमाग पर जोर डालिए और प्रश्न के विकल्प को पढ़िए, विकल्प की समीक्षा कीजिए, विकल्प का परीक्षण कीजिए और पूर्णतः सटीकता के साथ उत्तर देने की सक्षम आप हो जाते हैं। भारत में ताजे मीठे जल का मुख्य स्रोत यकीनन तौर पर नदी का जल मुख्य स्रोत है। पानी जो है, नदी का जल मीठा पानी का स्रोत है। झील खारा भी हो सकता है। अब सांभर झील भारत का सबसे खारा जल का झील है। चिल्का झील सबसे बड़ा खारा जल का झील है। बुलर झील मीठा पानी का झील है, लेकिन झील तो हर जगह उपलब्ध है नहीं। महासागर में मीठा जल होता ही नहीं है, तो झील जो है ये भी खत्म हो गया। अब बचा आपके पास दो। तो नदी का जल मीठा है यकीनन तौर पर, लेकिन हर जगह नदी तो उपलब्ध है नहीं। तो भारत में क्योंकि लगभग 85% पानी जो हम लोग पीते हैं मीठा जल, वो जमीन के नीचे से निकालते हैं। पहले कुआं हुआ करता था, नलकूप हुआ करता है। नदी का स्रोत है लेकिन मुख्य स्रोत नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाता है भौम जल। भूमि के अंदर का जल अक्सर हाँ मीठा जल ही होता है। आपने लगाया है काजल कुमारी डी। अब झील जो है हर जगह तो उपलब्ध नहीं है। बिहार में कई गो झील है, झील तो काफी कम संख्या में है। झील का पानी मीठा भी हो सकता है, झील का पानी खारा भी हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी में नहीं बल्कि प्रश्न को पढ़िए, विकल्प को देखिए और तुलनात्मक रूप से अध्ययन करके उत्तर निकालिए। देखिएगा कि आपका उत्तर कम से कम 10% सामान्य दिनों से अधिक उत्तर आप दे पाएंगे और वो सफलता के लिए पर्याप्त होगा। चलिए, कंप्यूटर की कुंजी तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। इसमें आंसर जो है शायद कंप्यूटर के बारे में जो है आंसर आपका जो होगा कंप्यूटर का है कौन, अर्थात आंसर आपका है सी। आंसर है इसका सी। निम्नलिखित में कौन सी एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? मानव निर्मित देखिए, स्विमिंग पूल कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। चिड़ियाघर हम लोग का द्वारा बनाया हुआ है। बाग बगीचा हम लोग बनाए, लेकिन झील कैस्पियन सागर झील है तो प्रकृति द्वारा बनाया गया है। मृत सागर झील है, प्रकृति द्वारा बनाया गया। चिल्का झील प्रकृति द्वारा। कुछ कृत्रिम झील भी होता है, नदी जब बांध बनाते हैं तो वहां पर झील बनती है, लेकिन झील मूलतः जो है वो प्रकृति के बना हुआ है, अर्थात आंसर आपका हो गया सी। निम्नलिखित में किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस अर्थात 25 दिसंबर वर्ष 2000 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किया गया, ताकि प्रत्येक गांव को 12 मासी सड़क से जोड़ दिया जाए, प्रत्येक गांव को बाजार से जोड़ दिया जाए। तो आंसर है वर्ष 2000 ईस्वी। ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक। अब आप देखिए पीटी उषा क्या है, तो पीटी उषा धावक हैं। गीता फोगाट आप तो फिल्म देख चुके होंगे दंगल, तो ये कुश्ती लड़ने में थी। कर्णम मालेश्वरी ये भारोत्तोलक है, वजन उठाती है। यहाँ देखिए नाम ऐसा है दीपा कर्माकर। आप विकल्प का परीक्षण करते, विकल्प को देखिएगा तो यकीनन तौर पर 100% विश्वास है कि आप उत्तर सही ही लगाते, और यहाँ लगाए भी हैं तो उत्तर आपका सही है। और अंतिम प्रश्न आपके सामने है, कौन सा भारत की वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? वीरता किसमें पहला पुरस्कार जो होता है वह है परम वीर चक्र पुरस्कार, जो विकल्प में है नहीं। तो दूसरा नंबर का जो पुरस्कार होता है वह है महावीर चक्र, ये द्वितीय नंबर का पुरस्कार है। तृतीय नंबर का जो पुरस्कार है वो है वीर चक्र। चौथा नंबर का जो पुरस्कार है वो है अशोक चक्र। पांचवा नंबर का जो पुरस्कार है उसे बोलते हैं कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र ये 5वां नंबर का है, और 6ठा नंबर का पुरस्कार है वो है शौर्य चक्र, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? तो महावीर चक्र।
तो विद्यार्थीगण यहाँ पर प्रश्न समाप्त होता है। और यदि आपको लगता है कि पढ़ाई आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए प्रभावी है, आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं या हो रहे हैं, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही से अन्य विद्यार्थी तक भी इसे पहुंच सके जितना लाभ होगा, क्योंकि शिक्षा बांटने से उसका शिक्षा का महत्व और बढ़ता है। यह शिक्षा दान सबसे महादान कहलाता है, इसलिए अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़िए। चाहते हैं कम से कम 3 अंक में आपकी उपस्थिति हो। सोमवार को आप लोग यदि अपने अपने 5-5 मित्र को भी जोड़ते हैं तो 3 अंक तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ये एक प्रकार का होमवर्क है आपके लिए कि आप इसको 5-5 कम से कम जोड़िए। धन्यवाद।